हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। यू वाचिंग लीगली स्पीकिंग एंड दिस इज हिमाद्री बंसल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टुडे आई एम गोइंग टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज। आइए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज इज मल्टीफेसेटेड and determined by various factors including the mode of incorporation, liabilities, members, control and size. बेसिकली सिंपली बात ऐसी है कि भाई ये बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, विच इज वाई वी डू इट ऑन डिफरेंट बेसिस। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे अलग टाइप होगी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे अलग होगी, कंट्रोल एंड साइज के बेसिस पे अलग होगी। सो फॉर द वेरी फर्स्ट बेसिस विच वी आर गोइंग टू सी इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसी की गई है, तो उसके बेसिस पर कैसे क्लासिफिकेशन हुई है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। लेट्स गो। सबसे पहला रजिस्टर्ड कंपनी, कि भाई ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई है और रजिस्टर की गई है कंपनीज एक्ट में या फिर किसी और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ में, उसको हम बोलेंगे रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, सारी की सारी प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इसमें आ जाती हैं। तो इसके अलावा और कौन सी कंपनीज होती है? इसके अलावा होती है भाई स्टैट्यूटरी कंपनीज, यानी कि ऐसी कंपनीज जो गवर्नमेंट की किसी स्पेशल एक्ट से बनाई गई है। ठीक है, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पब्लिक सर्विस होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है, जन कल्याण। जन कल्याण उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, जैसे आरबीआई, एलआईसी एक्सेट्रा। एंड थर्ड इज अ चार्टर्ड कंपनी है। पहले होता था रॉयल चार्टर में, जो कंपनी हिस्टोरिकली बन गई, क्राउन ने बना दी। okay. Largely a historical concept. Moving on, classification based on the liability of members. Liability of members. मैंने आपको जब I'm sorry about this. Yes. मैंने आपको जब ये वाली वीडियो पढ़ाई थी, सबसे पहली वीडियो बताई थी विच इज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, तब मैंने आपको बताया था कि इनकॉर्पोरेशन के बाद एक कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, विच इज वाई एक मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी हो जाती है। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि लिमिटेड मेंबरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी भी कितने तरीके की होती है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब मेंबर्स को आप कब तक लायबल कर सकते हो, किस हद तक आप मेंबर्स को लायबल कर सकते हो। तीन टाइप होते हैं भाई, समझ ही लो नाउ दैट वी आर हियर। एक होता है शेयर, एक होता है गारंटी, एक होता है शेयर, एक होता है गारंटी, एंड व्हाट्स द थर्ड वन? अनलिमिटेड। यस, अनलिमिटेड। देखो भाई, शेयर मतलब कि आपने जितने कंपनी के शेयर में अनपेड कैपिटल है ना, आपकी अनपेड कैपिटल है, आप सिर्फ उतने ही लायबल है। अनपेड कैपिटल मतलब मान लीजिए कि आपने एक शेयर 100 रुपए का खरीदा है, ठीक है, उसके ऊपर आपने अभी तक सिर्फ 60 ही रुपए दिए हैं, विच मीन्स कि आपको 40 रुपए अभी बाकी है देना। तो अगर कल को कंपनी वाइंड अप हो जाती है, मतलब किसी भी कारणवश कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है, डिसॉल्व करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, तो उसके वाइंडिंग अप के टाइम आप सिर्फ और सिर्फ उन 40 रुपए के लिए लायबल हो सकते हो। ठीक है, आप इससे ज्यादा किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं हो सकते। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी में शेयर। ठीक है, देखो, company limited by shares, liability of members is limited to the amount unpaid on the shares they respectively hold. ठीक है, आपके शेयर पे जितना अमाउंट अनपेड है आप उतने ही लायबल हो। नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स से लिमिटेड रहते हो। एक बार आपने वो पूरे पैसे दे दिए, फिर आपकी कोई फर्दर लायबिलिटी नहीं बनती। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात तो लाइक कर दो। ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? कभी कभी सुना आपने कि भाई साहब मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इन केसेस में क्या होता है कि एक इंसान जो होता है वो बोलता है कि भाई अगर कल को तुम्हारी कंपनी वाइंड अप हो जाती है ना, वाइंडिंग अप हो जाती है, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि वाइंडिंग अप के टाइम मैं तुम्हारी 10 लाख रुपए की मदद करूंगा। वाइंडिंग अप के टाइम मैं तुम्हारी 10 लाख रुपए की मदद करूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी। वाइंडिंग अप के टाइम ये होती है एंड अप टू अ सर्टेन अमाउंट होती है, वो सर्टेन अमाउंट आपको पे करना होता है, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी। समझे? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द फिक्स्ड अमाउंट दे गारंटी, उतना ही अमाउंट जितना वो गारंटी करते हैं कंट्रीब्यूट करने का टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इन द इवेंट्स ऑफ वाइंडिंग अप, सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम।
ठीक है। लिमिट टू दिस स्पेसिफिक गारंटी अमाउंट मेंशन इन दी एमओए, और एमओए में जो स्पेसिफिक गारंटी अमाउंट है उतना ही आप, उससे ही आपको लिमिट करना पड़ेगा। ठीक है जी। एंड थर्ड इज अनलिमिटेड कंपनी, द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ कंपनी, कंप्लीट लायबिलिटी। कि कल को अगर कंपनी डेट की वजह से वाइंड अप होती है ना, तो तेरा घर जाएगा, तेरी एफडी जाएंगी, ठीक है, तेरी प्रॉपर्टी, तेरी गाड़ी, सब जाएगा। इस वजह से उस कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। ओके, अनलिमिटेड कंपनी आर वेरी रेयर, बिकॉज हु वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच कंपनीज, राइट? ओके, मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर क्या क्लासिफिकेशन रहेगा? सबसे पहले तो रहेगा 1% कंपनी। आई एम सो लोनली, एक इंसान, सिर्फ एक इंसान ने कंपनी बनाई है, लेकिन सिर्फ एक इंसान से काम नहीं चलेगा, आपको एक नॉमिनी बनाना पड़ेगा जो आपका सक्सेसर होगा, और वो आपकी सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती। सब्सिडरी कंपनी अभी समझाऊंगी, अभी आप ये समझ लो 1% कंपनी सिर्फ एक इंसान चाहे तो कंपनी बना सकता है, ठीक है, लेकिन उसको अपना सक्सेसर नॉमिनेट करना पड़ेगा। दूसरी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है भाई, आप जिस मर्जी को अपना राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते, खुद ही समझो यार, आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, सॉरी, खुद ही समझो कि आप 12-15 जनों की आपकी कंपनी है, ठीक है, उसमें आप कलेक्टिवली ओन करते हो सारे रिसोर्सेज, कलेक्टिवली सारा शेयर्स ओन करते हो, तो तुम किसी एरे गहरे को अगर अपने शेयर्स दे रहे हो तो तुम्हें रिस्ट्रिक्ट तो करना पड़ेगा ना, राइट? इस वजह से प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर नहीं कर सकती, शेयर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 200 मैक्सिमम होते हैं। एंड प्रोहिबिट पब्लिक इन्विटेशन टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज, पब्लिकली तुम इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ हमारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, नहीं। मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, ठीक है जी, कम से कम 2 मेंबर और 2 डायरेक्टर। प्राइवेट लिमिटेड आपको नाम में लगाना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी सेक्शन देखते रहना भाई, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब हर एक वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है। शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, खुला चला है भाई, खुला चलाओ शेयर, कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। पब्लिक को तुम अपनी सिक्योरिटीज में सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकते हो। कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और नाम में लिमिटेड होना चाहिए। 4-5 शर्तें समझ आ गई, कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, अपर मेंबर पर कोई लिमिट नहीं है, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल रहेंगे, पब्लिक को तुम अपनी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट कर सकते हो, मिनिमम डायरेक्टर्स 3 रहेंगे, कंपनी में लिमिटेड जरूर लगा होगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन आएगा प्राइवेट कंपनी का और पब्लिक कंपनी का, तो लिख दोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? कौन सा सबसेक्शन है, ठीक है, उसके बाद दूसरे में लिखोगे डेफिनेशन, तीसरे में लिखोगे मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, चौथे में लिखोगे क्या कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्ट करेंगे, प्राइवेट में एंड पब्लिक में नो रिस्ट्रिक्शन रहेगा, ठीक है। पांचवा क्या रहेगा? पब्लिक को इनवाइट नहीं करोगे प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में करोगे, ठीक है। ये रहा 5 में। और छठा कि प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड एंड उसमें लिमिटेड। 7 मैंने आपको बैठे बैठे डिफरेंशिएशंस भी बता दिए, ठीक है ना। फोर्थ इज प्रोड्यूसर कंपनी, कोई भी कंपनी अगर बन रही है बाय इंडिविजुअल एंगेज इन प्राइमरी एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी एक्टिविटी में अगर कोई भी कंपनी लगी हुई है तो उसको प्रोड्यूसर कंपनी बोला जाएगा। कंट्रोल और रिलेशनशिप के बेसिस पर कैसे कंपनी डिवाइड होती है आइए देखते हैं। सबसे पहला होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। हमें तो समझ ही नहीं आता होल्डिंग कंपनी, मुझे तो समझ ही नहीं आता मैडम, पता नहीं क्या होता रहता है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है। व्हाई टू फियर, आई एम हियर। देखो भाई, होल्ड करना, पकड़ना किसी भी चीज को, ठीक है, होल्ड करना, ऑब्वियसली इन इट्स लिटरल सेंस इट मींस पकड़ना। सो फर्ज कीजिए, लेट्स इमेजिन देयर इज अ कंपनी ए, ठीक है, कंपनी ए बहुत अच्छा काम कर रही है, इट्स मेकिंग प्रॉफिट्स लाइक क्रेजी, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर रही है, बहुत अच्छे एसेट्स कमा रही है। ऑन द अदर हैंड दिस इज दिस कंपनी, कंपनी बी, ठीक है, जो चाहे कुछ भी कर ले उसका एसेट हो ही नहीं रहा है, उसका प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, इट्स जस्ट नॉट सीम टू बी डूइंग वेरी वेल ऑन इट्स ओन। कंपनी ए क्या बोलती है कि भाई आ मैं तुझे संभालू, तो कंपनी इसको होल्ड करती है, ठीक है। तो ये इसको होल्ड कैसे करेगी? कंपनी ए कंपनी बी को होल्ड कैसे करेगी? या तो वो उसका 51% पेड अप शेयर कैपिटल ओन करे, ठीक है, या तो उसका 51% वो ओन करे, या फिर
उसके BOD को सिलेक्ट करें, ठीक है। एंड अगर उन दोनों में से कुछ भी वो कर रही है तो कंपनी ए क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी, एंड कंपनी बी क्या हो जाएगी, उसकी सब्सिडियरी कंपनी। समझे? अब देखो, अब पढ़ो। अ कंपनी दैट कंट्रोल्स वन और मोर अदर कंपनीज, उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। एंड द कंपनी दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ होल्डिंग कंपनी, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। समझ गए? होगा कैसे ये, जब एक होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करेगी कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सिडरीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन को आप कंट्रोल करोगे, या फिर मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं था, ऑफ द वोटिंग पावर, ठीक है। 51% से ज्यादा वोटिंग पावर आप होल्ड करोगे तो आप किसी भी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन सकते हैं। अब देखो, टाटा सन्स is the holding company and Tata Motors is the subsidiary company. Now does it make sense? Okay, I hope it made sense now. Because I am moving on to associate company. Associate company मतलब a company in which another company has significant influence लेकिन subsidiary company नहीं है, 20% of the total voting power. Based on size के हिसाब से small company मतलब कि एक ऐसी कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती जो स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड फॉर पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर को पूरा करती है, कम कंप्लायंस होते हैं इसके, कैन नॉट बी अ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती और सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती। ओके, द थ्रेशोल्ड फॉर स्मॉल कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर आर सब्जेक्ट टू पीरियोडिक अमेंडमेंट, पीरियोडिक अमेंडमेंट इन पर होते रहेंगे बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओनरशिप और सोशल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर सबसे पहला इज गवर्नमेंट कंपनी कि भैया जिसकी 51 मोर देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या तो केंद्रीय सरकार के पास है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है या फिर पार्टली दोनों के पास है। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी ही होगी, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी क्या हो सकती है भाई, सेक्शन 8 कंपनी हमने पहले ऊपर देखा था ना यहाँ पे कि स्मॉल कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, तो सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, सेक्शन 8 कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी जो कॉमर्स के, आर्ट, साइंस, चैरिटी या किसी भी नॉन प्रॉफिट पर्पस को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, सारा का सारा प्रॉफिट इसका इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ लग जाता है और उसकी डिविडेंड का पेमेंट इसके मेंबर्स को नहीं होता। यूजुअली जो भी प्रॉफिट जो भी डिविडेंड होता है वो उनके मेंबर्स में बढ़ जाता है, ठीक है, उनके शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में ऐसा नहीं होता। फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट इंडिया से बाहर हुई है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ही है, स्पेसिफिक कंप्लायंस होती है रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस। आप सिर्फ इतना समझिए कि इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है और बिजनेस इंडिया में है, इतनी क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ कैपिटल और लिस्टिंग के हिसाब से। एक होती है लिस्टेड कंपनी, वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ओके, व्हिच इज सब्जेक्ट टू सेबीज कंडीशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड अनलिस्टेड कंपनी, कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, सिंपल। So this was all for different kind of companies. I hope you understood. ठीक है? If you understood, please like, share and subscribe. Bye bye. I'll see you until next time.